हेलो स्टूडेंट, क्लास 9th स्टूडेंट, आज मैं लेकर आई हूँ आप लोग की पूरक पुस्तिका पार्ट 2 मेरे संग की औरतें का पार्ट 3। आप लोग ध्यान से सुने, समझें इसे, जो मृदुला गर्ग द्वारा लिखा गया है, एक संस्मरणात्मक है जो वह अपने संग की औरतों के बारे में चर्चा यहाँ की हैं। कौन? मृदुला गर्ग ने अपने संग की औरतों के बारे में इस कहानी में लिखा है। अब देखिए, यहाँ तक मैं पढ़ा दी थी। जब उन्होंने क्या देखा, जो चोरी किया था और उनकी पर दादी ने क्या किया था, उसे इंसान बना दिया था। वो खेती बाड़ी करने लगा था और वह क्या हो गया था, एक बहुत अच्छा आदमी हो गया था। और जब लेखिका ने उसे देखी तो उस समय क्या था, वो बूढ़ा हो चुका था और डरा हैरान सा इन्होंने जब देखा तो वो लग रहा था वो भला मानुष व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति। अब आगे पढ़िए। अब खानदानी विरासत कहिए या जीवाणुओं का प्रकोप, उन दो सनकी बुढ़ियों के बीच मैं अच्छी फंसी। कौन? लेखिका अपने आप को कह रही है। कौन? एक नानी जो आज़ादी की लड़ाई से अपनी बेटी का शादी करा के, यानी लेखिका की माँ की शादी करा के, और दूसरी बुढ़िया कौन? उनकी परदादी जो मन्नत में लड़की मांग आई थी। एक तरफ माँ जी के चलते अपने लड़की होने पर कोई हीन भावना मन में नहीं उपजी, दूसरी तरफ नानी के चलते देश की आज़ादी को लेकर नाहक रोमानी ही रही, यानी इनका भी मन लगा रहता था। क्योंकि खानदान में जो कुछ भी होता है स्वाभाविक होता है कि बच्चे उसका थोड़ा बहुत अनुसरण करते हैं। 15 अगस्त 1947 को जब देश को आज़ादी मिली, या कहना चाहिए जब आज़ादी पाने का जश्न मनाया गया, तो दुर्योग से मैं बीमार थी। क्या दुर्भाग्यवश क्या थी? लेखिका उस समय बीमार थी जब हमारे देश को आज़ादी मिला 15 अगस्त 1947 को। तो उस समय क्या सारा लोग आज़ादी का जश्न मना रहा था, लेकिन उस समय लेखिका जो मृदुला गर्ग थी वो क्या थी? बीमार थी। उन दिनों टाइफाइड खासा जानलेवा रोग माना जाता था, इसलिए मेरे तमाम रोने धोने के बावजूद डॉक्टर ने मुझे इंडिया गेट जाकर जश्न में शिरकत होने की इजाज़त नहीं दी। कितना भी रोई, लेकिन डॉक्टर इन्हें जाने की इजाज़त नहीं दी। चूँकि डॉक्टर अपने नाना के परम मित्र, उनसे ज़्यादा नाना थे, इसलिए हमारे पिताजी जो बात बात पे सत्ताधारियों की तरह लड़ते भिड़ते रहे, चुप्पी साध गए। क्यों? क्योंकि डॉक्टर साहब ने मना कर दिया था, जो नाना जैसे थे, क्योंकि नाना के दोस्त थे। मैं बदस्तूर रोती कलपती रही, और क्या कोई बच्चा इकलौती गुड़िया के टूट जाने पर रोया होगा। इतना रोई लेखिका, ऐसा लग रहा था कि जैसे उनकी एक इकलौती गुड़िया टूट गई हो। टूट जाने पे कोई छोटा बच्चा जैसे रोता है, उसी तरह लेखिका इंडिया गेट पे न जाकर जश्न न मनाने में के कारण रोई थी। मेरी उम्र तब 9 वर्ष की थी। उस समय लेखिका 9 वर्ष की थी। इतनी छोटी नहीं कि गुड़िया से बहलती, और इतनी बड़ी नहीं कि डॉक्टरी तर्क समझती। अभी इतनी छोटी भी नहीं थी कि गुड़िया से लोग बहला लेता, और इतनी भी बड़ी नहीं कि डॉक्टरों की बात उन्हें समझ में आ जाती। तंग आकर पिताजी ने मुझे ब्रदर्स करामजोय उपन्यास पकड़ा दिया। ये उपन्यास कौन? ब्रदर्स करामजोय, जो उपन्यास का नाम था क्या? ब्रदर्स करामजोय। ये याद करेंगे, ये उपन्यास का नाम पूछता है कई बार कि उनके पिताजी ने कौन से उपन्यास पकड़ाए थे, तो ये नाम आप याद कर लेंगे, ठीक है? ब्रदर्स करामजोय। चलिए ठीक है। उपन्यास किताबों पढ़ने का मुझे मिराक था, यानी इनकी आदत थी, इनकी बीमारी थी, ठीक है। जब कुछ देर बाद मैंने देखा कि पिताजी को छोड़कर घर के बाकी सब प्राणी पलायन कर चुके, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान चले गए हैं, और पिताजी दूसरे कमरे में बैठे अपनी किताब पढ़ रहे थे, तो मैं रोना धोना छोड़कर मैंने भी किताब खोल ली। अब वो भी पढ़ने लगी उपन्यास। एक बार शुरू कर लेने पर उसने मुझे इतनी मोहलत नहीं दी कि दोबारा रोना शुरू करूँ। अब इतना उसमें पढ़ने में मशगूल हो गई कि उनको फुर्सत ही नहीं मिला कि वो रोए। वो भूल गई रोना धोना या कोई और काम पकड़ूं। उस वक्त ब्रदर्स करामजोय मुझे देने में क्या तुक थी,
तब मेरी समझ में नहीं आया। किताब कितनी समझ में आई वह अब तक नहीं जानती, क्योंकि उसके बाद इतनी बार पढ़ी कि सारे पाठ आपस में गड़बड़ हो गए, यानी सब आपस में घुल मिल गए। ठीक है, कितनी पहली बार में पल्ले पड़ा, कितना बाद में कहना मुश्किल है। बहुत बार उन्होंने उपन्यास पढ़ा। कौन? ब्रदर्स करामजोए। बहुत बार पढ़ा। कितनी बार पढ़ी? उनके सारे पाठ क्या हो गए? आपस में घुल मिल गए, उनको याद नहीं रहा। पर इतना विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि उसका एक अध्याय जो बच्चों पर होने वाले अनाचार अत्याचार पर था, मुझे पहली बार में ही लगभग कंठस्थ हो गया था। कौन? अब बच्चों पे जो एक अध्याय था अनाचार अत्याचार पर बच्चों पे हो रहे, वो पाठ को पहली बार ही पढ़ी और लेखिका को कंठस्थ हो गया। उम्र के हर पड़ाव पर मेरे साथ रहा और मेरे लेखन के एक महत्वपूर्ण भाग को प्रभावित करता रहा। कौन? हुआ उपन्यास का वह अध्याय। जैसे जादू का कालीन, मेरा नाटक नहीं वो 3 किलो की छोकरी जैसी कहानियाँ, वह कठगुलाब, उपन्यास के कई अंश में उन्होंने क्या किया, उसका असर जो पड़ा था उसके बारे में लिखा होगा। माँ जी की मन्नत का असर रहा होगा कि मैं ही नहीं, मेरी 4 बहनें भी लड़की होने के नाते किसी हीन भावना का शिकार नहीं। ये चारों बहनें थी, लेकिन किसी के अंदर लड़की होने की हीन भावना बिल्कुल भी नहीं थी। नानी, माँ और परदादी की परंपरा बरकरार रखते हुए लीक पर चलने से भी इनकार किए रही। ये भी लीक से हट के चलती थी। कौन? लेखिका। पहली लड़की जिसके लिए मन्नत मांगी गई वह मैं नहीं, मेरी बड़ी बहन मंजुल भगत थी। अब ये नहीं थी, ये सेकंड नंबर की थी। घर का नाम था रानी, बाहर का मंजुल। लेखिका अवतार हुआ मंजुल भगत। लेखिका अवतार हुआ मंजुल भगत, यानी मंजुल भगत के रूप में उन्होंने लिखना स्टार्ट किया। क्योंकि लिखना शादी के बाद शुरू किया और अपना नाम बदलकर पति का ग्रहण करने में कोई हीन भावना आड़े नहीं आई, इसलिए पैदाइशी जैन नाम छोड़कर भगत बनी। अब देखिए, अपने पति के नाम को क्या किया उन्होंने, पीछे जैन नाम छोड़ के क्या किया, भगत बन गई। दूसरे नंबर पे मैं थी। कौन? ये मृदुला। मैं थी, घर का नाम उमा, बाहर का मृदुला। मैंने भी शादी के बाद लिखना शुरू किया तो बेतौर लेखिका नाम चला मृदुला गर्ग। पति का नाम ही टाइटल जुड़ता है शादी बाद, आप लोग को मालूम ही है। मुझे याद है जब हमने लिखना शुरू किया उसमें कुछ पहले नारीवाद का चलन हुआ था। शादी के बाद नाम न बदलने का रिवाज उसी ने चलाया था। मन्नू भंडारी का हवाला देकर हमसे पूछा भी जाता था कि आप लोग इतनी पोंगपंथी घर घुसी क्यों हो, यानी शुरू से चली वाली परंपराओं को घर में घुसकर धारण करना। नाम क्यों बदला? हमारे पास इसका कोई ढंग का जवाब नहीं होता था। अब नहीं है, अब भी नहीं है, तब भी नहीं था और लेखिका के पास अब भी नहीं है। पर नाम बदलने से अपने व्यक्तित्व का कोई नुकसान होते मैंने नहीं देखा। नाम बदलने से व्यक्तित्व का कोई नुकसान नहीं होता है, और वही लेखिका कह रही हैं कि कोई नाम बदलने से व्यक्तित्व का कोई नुकसान नहीं होता है, ऐसा मैंने नहीं देखा कि कोई नुकसान हो। पूछने को तो पिताजी से लोग ये भी पूछते थे, 5 बेटियों से आपका मन नहीं भरा जो हर बेटी के 2-2 नाम रख छोड़े हैं। आप लोग कहते थे कि क्या आपकी 5 लड़कियां हुई या 5 लड़कियों से आपका मन नहीं भरा था कि जो आप हर लड़की के 2-2 नाम रखे हैं। मुझसे छोटी बहन का नाम था गौरी और बाहर का चित्रा। वह नहीं लिखती। उसका कहना है कि वह इसलिए नहीं लिखती क्योंकि घर में कोई पढ़ने वाला भी तो चाहिए। अब ये नहीं लिखती थी, जो चित्रा थी वो नहीं लिखती थी। खैर उसके बाद देखिए, चौथी नहीं लिखती थी। जब चौथी 5वीं बेटियां पैदा हुई तो पिताजी ने इतनी बात जमाने की सुनी थी कि उसका एक एक नाम ही रखा, रेणु और अचला। अब ये जौन चौथी और 5वीं, तीसरी का नाम क्या था? तीसरी का नाम, मुझे छोटी बहन का नाम गौरी, बाहर चित्रा। इनका छोटी बहन का नाम था चित्रा और घर का नाम था गौरी, और चौथी 5वीं, तो चौथी का क्या नाम था? एक एक नाम दोनों का रखे थे। तो क्या नाम रखे थे? रेणु और अचला। 5 बहनों के बाद एक भाई हुआ राजीव, और इनके भाई का क्या नाम था? राजीव।
मज़े की बात यह है कि बीच की दो बहनें ही लेखन से बची रही, अचला और राजीव भी उसमें जा फंसे। अब देखिए, गौरी भी निकली थी जिसका बाहर का नाम क्या था, चित्रा, और उसमें अचला भी लिखी, लेकिन केवल कौन नहीं लिखी, तो रेणु लेखन कार्य से केवल यही संलग्न नहीं हुई। कौन? रेणु। अचला मुझसे 8 साल छोटी है और वक्त के बदलाव की लाज रखते हुए अंग्रेजी में लिखती है। कौन? अचला, जो सबसे छोटी थी। पर राजीव फिर हिंदी के हवाले, लेकिन उनका भाई क्या लिखते थे? हिंदी में लिखते थे। हम 4 लिखते हैं और तमाम खानदान हमें पढ़ता है। हमारी ससुराल में मुझे कोई नहीं पढ़ता। इस तथ्य को हजम करने में मुझे काफ़ी वक्त लगा। फिर उसके फ़ायदे भी नज़र आए। क्यों? उनके ससुराल के लोग पढ़ने में शौकीन नहीं थे, इसलिए उनके लिखे गए उनके पुस्तक उनके ससुराल के लोग नहीं पढ़ते थे। कम से कम घर के भीतर तो मुझे हिंदी आलोचना बुद्धि से 2-4 नहीं होना पड़ा, नहीं तो घर के लोग ही सबसे ज़्यादा आलोचना करते हैं किसी चीज़ के बारे में, तो इससे वो बची रही। खैर, मैं अपनी नहीं उन और देवियों की बात कहना चाहती हूँ जो परदादी की मन्नत के नतीजन धरती पे आई और लेखक नहीं बनी। कौन? रेणु थी। जो बनी उन्हें सांस लेने की ज़रूरत कुछ ज़्यादा हो, समझ में आता है। जैसा मेरे पिताजी ने एक बार मंजुल से कहा था, कोई दम नहीं घुटता, सांस लेने की ज़रूरत ही ज़्यादा है। पर यहाँ तो हम शेर तो गैर लेखिका बहनें सवा शेर, इनसे भी ज़्यादा अच्छा लिखती थी। कौन? इनकी बहनें। चौथे नंबर वाली रेणु का आलम यह था कि गर्मी की दोपहरी में स्कूल से वापसी पर जब गाड़ी उसे और उससे छोटी बहन अचला को बस अड्डे से लेने जाती तो रेणु उसमें बैठने से क्या कर देती थी? इनकार कर देती थी। उसका कहना था कि यूँ थोड़ा सा रास्ता गाड़ी में बैठकर तय करना सामंत शाही का प्रतीक है। क्या? वो ज़मीन में रह के बातें करती थी। वो कहती थी इतनी छोटी सी रास्ता गाड़ी में बैठ कर जाना, इतने हम कोई बहुत ज़्यादा ज़मीन जायदाद और नवाब नहीं है, सामंत नहीं है, यानी अच्छे पैसे वाले, बहुत अच्छी संपत्ति रखने वाले, उन्हें क्या कहते हैं? सामंत शाही, यानी राजा महाराजा नहीं है कि हम इतनी छोटी सी दूरी को तय करने के लिए गाड़ी में बैठ कर जाएँ। पर साथ ही पिताजी के अतिरिक्त लाड़ का भी, और रसोइये को खाना खिलाकर जल्दी फारिग करने की लाचारी का भी। माँ तो सब चीज़ों से उदासीन रहती थी। क्या? इसे खाना पीने में भी मन लगता था, काम भी अच्छा करती थी, और इसीलिए क्या वो क्या थी? लाड़ी थी, पिताजी की लाडली थी। ठीक है। माँ तो सब चीज़ों से उदासीन, पर पिताजी काफ़ी कुढ़ते भूनते। जब देखते कि अचला गाड़ी में बैठी चली आ रही है तो रेणु पीछे पीछे पसीने से तरबतर खरामा में धीरे धीरे, ठीक है ना, खरामा। बचपन में एक बार चुनौती दिए जाने पे उसने जनरल थिमैया को पत्र लिखकर उनका चित्र मंगवा लिया, जो एक मोटरसाइकिल सवार जवान आकर उसके हाथ में दे गया था। पड़ोस में उसका रुतबा काफ़ी बढ़ गया था। किसका? रेणु की बात हो रही है। गाड़ी में बैठने के साथ उससे इम्तिहान देने से भी परहेज था। अब वो तो गाड़ी में भी नहीं बैठती थी और इम्तिहान देने से भी क्या करती थी? घबराती थी। स्कूल तो जैसे तैसे पास कर, यानी पढ़ने में उसका मन नहीं लगता था। रेणु का, लेखिका की चौथी बहन का। जब बीए का इम्तिहान देने की बारी आई तो वह अड़ गई। पहले मुझे समझाओ कि बीए करना क्यों ज़रूरी है, तब मैं इम्तिहान दूंगी। अगर मुझे यकीन आ गया कि हाँ कोई फ़ायदा है, वरना नहीं। अब जिद पे अड़ गई। बताइए, बीए करने का कोई फ़ायदा है? अगर मुझे फ़ायदा नज़र आएगा तब तो मैं इम्तिहान दूंगी, यानी परीक्षा दूंगी, वरना मैं परीक्षा नहीं दूंगी। हमने तरह तरह के तर्क दिए। माँ ने कहा, पिताजी से पूछो। पिताजी ने कहा, नौकरी कर पाओगी, शादी कर पाओगी, लोग इज्जत से देखेंगे, क्या फ़ायदा बताए पढ़ाई लिखाई के, वगैरह। कोई तर्क विश्वसनीय नहीं लगा, न रेणु को न खुद उन्हें। आखिर उन्होंने उसी कुतर्क का सहारा लिया जो युगों से माँ बाप के काम आता रहा है। कहा, बीए करो क्योंकि मैं कह रहा हूँ, यानी अब आदेश दे डाले क्या कि बीए करो, यह मैं कह रहा हूँ। रेणु ने बीए
कर तो लिया पर सिर्फ पिता की खुशी के लिए, यानी पास होने लायक नंबर लाकर। केवल ज़बरदस्ती पिताजी को केवल आदेश मानने के लिए और खुश करने के लिए उन्होंने बीए के इम्तिहान दिया। और क्या नंबर क्या है? केवल पास भरने के। सच बोलने में वह माँ से 2 कदम आगे थी। गनीमत यह है कि आधा समय उसके सच सुनकर लोग सोचते हैं वह मजाक कर रही होगी, इसलिए बिना मेहनत वह लोगों को हंसाए रख लेती है। आज भी उसे कोई इत्र भेंट करता तो वह कहती नहीं चाहिए, मैं तो नहाती हूँ। यानी इत्र वो लोग लगाते हैं उनके अनुसार कि जो नहाते नहीं हैं, इसलिए वह कहती थी कि मुझे नहीं चाहिए, मैं तो रोज़ नहाती हूँ। तीसरे नंबर पर चित्रा। वह कॉलेज पढ़ने तो जाती पर खुद पढ़ने से ज़्यादा दिलचस्पी औरों को पढ़ाने में रखती थी, इसलिए इम्तिहान में उसके अंक कम और उसके शागिर्दों के यानी आसपास रहने वालों के क्या आते थे? ज़्यादा आते थे, क्योंकि वह खुद कम पढ़ती थी और दूसरों को ज़्यादा पढ़ाती थी। यानी उसको उसी में आनंद आता था, उसी में उनको खुशी मिलती थी। किसको? चित्रा को, जिसका घर का नाम गौरी था। पर अपने यहाँ सब चलता था। उसकी शादी का वक्त आया तो उसने एक नज़र में लड़का पसंद करके ऐलान कर दिया कि शादी करेगी तो उसी से। मुश्किल यह थी कि हमारे माँ बाप ही नहीं, खुद लड़का भी उसके निर्णय से वाकिफ़ नहीं था। वह खुद ही अपना ही निर्णायक एकदम फैसला सुना दिया, उसमें किसी का कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ा था। कौन? चित्रा ने। पर उसका कहना था कि वह जो सोच लेती है करके रहती है, तो उसकी शादी उसी लड़के से हुई। कोई मुश्किल पेश नहीं आई। आती क्यों? उसने कहा। मैंने पहली मुलाकात में ही उसे बतला दिया कि मैं जो सोच लेती हूँ होकर रहता है, तो उसने बात आगे खींची ही नहीं। पहली मुलाकात में ही क्या किया? लड़का ने हथियार डाल दिए। अब हम में सबसे छोटी बहन अचला काफ़ी दिनों तक कुछ कम खिसकी मालूम पड़ती रही। पिता का कहा मानकर पहले अर्थशास्त्र किया, फिर पत्रकारिता में दाखिला लिया, ढंग से पढ़ाई की, पास हुई, फिर पिताजी की पसंद से शादी भी कर ली। कौन? सबसे छोटी वाली अचला। पर उसके आगे लीक पर न चल पाई। घर बार में मन ज़्यादा रुचा नहीं और मंजुल और मेरी तरह उम्र के 30 बरस पार करते ही लिखने का रोग लग गया। किसे? मंजुल। यानी मंजुल भी क्या हुई? लेखन कार्य में संलग्न हो गई। एक बात हम में यह एक सी रही, घर बार को परंपरागत तरीके से हमने भले न चलाया हो, उसे थोड़ा भी नहीं। शादी एक बार की, उसे कायम रखा, चाहे तलाक के कगार पे खड़ी चली हो, पर कगार तो डूबी नहीं। शायद इसलिए कि जैसा मैंने पहले उपन्यास में लिख डाला था कि हम सभी विश्वास करती रही होंगी कि मर्द बदलने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो गया, यानी बदलने से कोई काम की सिद्धि, कोई उद्देश्य की सिद्धि नहीं होती है। घर के भीतर रहते हुए भी अपनी मर्जी से जी लो तो काफ़ी, यानी अपने मर्जी से जियो, अपने उद्देश्य को पूरा करो। शादी के बाद मैं बिहार के ऐसे छोटे कस्बे में रही जहाँ मर्द औरत चाहे पति पत्नी क्यों न हो, पिक्चर देखने भी जाते तो अलग अलग दड़बों में बैठते। अब देखिए, ऐसे जगह छोटे से गांव में रहेगी, क्या पति पत्नी भी अगर पिक्चर देखने जाते थे तो अलग अलग दड़बों में बैठते थे। मैं दिल्ली से कॉलेज की नौकरी छोड़कर वहां पहुंची और नाटकों में अभिनय करने की शौकीन रही थी। मैंने उनके चलन से हार नहीं मानी। साल भर के भीतर उन्हीं शादीशुदा औरतों को पराए मर्दों के साथ नाटक करने के लिए मना लिया। अगले 4 साल तक हमने कई नाटक किए। अकाल राहत कोष के लिए उन्हीं के माध्यम से पैसा भी इकट्ठा किया। कौन? मृदुला गर्ग अपने बारे में कर रही हैं शुरू की चली आ रही परिपाटी को क्या किया उन्होंने? बदला, धीरे धीरे बदला। जो पति पत्नी के लिए किसी के सामने साथ नहीं बैठते थे, बात नहीं करते थे, तो अपने नाटक के दरमियान क्या किया? उन लोगों में परिवर्तन लाया। और क्या कि उस नाटक के जो भी पैसे इकट्ठे होते थे उसे अकाल राहत कोष में देती थी। वहाँ से निकली तो कर्नाटक के और भी छोटे कस्बे बागलकोट में पहुँच गई। अब वहाँ से निकली तो कहाँ पहुँची? बागलकोट में, जो कर्नाटक के।
वहाँ से निकली तो कर्नाटक के और भी छोटे, अब उससे भी छोटा कस्बा था, ठीक है ना। पहले बिहार के छोटे से कस्बे डालमिया नगर में रहती थी, अब दूसरा जगह कहाँ आई, कर्नाटक, और उस छोटे से कस्बे का क्या नाम था, तो बागलकोट में पहुँची। तब तक मेरे 2 बच्चे हो चुके थे जो स्कूल जाने लायक उम्र में पहुँच रहे थे, पर वहाँ कोई ढंग का स्कूल नहीं था। कहाँ, बागलकोट में, कर्नाटक के। लोगों की राय पर मैंने पास के कैथोलिक बिशप से दरख्वास्त की कि उसका मिशन, बिशप मीन्स क्या होता है, पादरी, जो ईसाई लोग में होते हैं, उनका मिशन वहाँ के सीमेंट कारखाने की आर्थिक मदद से हमारे कस्बे में एक प्राइमरी स्कूल खोल दे। पहले उन्होंने कहा चूँकि इस प्रदेश में क्रिश्चियन संख्या कम थी, इसलिए वे वहाँ स्कूल खोलने में असमर्थ थे। मैंने गैर क्रिश्चियन बच्चों को भी शिक्षा पाने के लायक सिद्ध करते हुए अपना इसरार जारी रखा, अपनी बातें, अपना इजहार, जो भी उनकी चीज़ें थी। तब उन्होंने कहा, हम कोशिश कर सकते हैं, बशर्ते आप हमें यकीन दिलाए कि स्कूल अगले 100 वर्षों तक चलता रहेगा। उन्होंने कहा, पादरी ने कहा कि हम कोशिश करेंगे, लेकिन आप विश्वास दिलाइए कि जो भी प्राइमरी स्कूल खुलेगा वह 100 वर्षों तक चलेगा। लेखिका को, अब मुझे गुस्सा आ गया, किसको, लेखिका को। मैंने कहा, स्कूल की छोड़िए, किसी के भी बारे में यकीन नहीं दिलाया जा सकता है कि अगले 100 वर्ष तक चलेगा। वे भी गुस्सा खा गए, बोले, खुदा का लाख शुक्र है, बच्चों के न पढ़ पाने की समस्या आपकी है, मेरी नहीं। कौन कहा, पादरी ने कहा। बात कड़वी थी पर 100% सच। सच के आगे सिर झुकाने की हमारी बचपन की आदत थी। सो मैंने तय किया कि मैं खुद अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाने वाला प्राइमरी स्कूल वहाँ खोलूँगी और कर्नाटक सरकार से उसे मान्यता भी दिलवाऊँगी। किसने किया, इन्होंने थी मृदुला गर्ग ने खुद निश्चय किया। क्या किया कि खुद ही क्या करेंगी, अंग्रेजी, हिंदी और कन्नड़ 3 भाषाओं के पढ़ाने वाली प्राइमरी स्कूल खोलेंगी और कर्नाटक सरकार से क्या करेंगी, उसका मान्यता भी दिलवाएंगी। वहाँ के अनेक मेहनती और खिसके लोगों की मदद से यह व्रत पूरा हुआ। उन्होंने जो ठाना था उसको क्या किया, अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया। मेरे बच्चे तब अन्य अफसरों के बच्चे उसी स्कूल में पढ़े। बाद में अलग अलग के शहरों के अलग अलग ख्यात स्कूलों में दाखिला भी पा गए। कौन, वो बच्चे, उनके अफसरों के बच्चे और उनके बच्चे। ऐसे अनेक मौके आए जब मैंने और अपने जिद्दीपन के नमूने पेश किए, पर सबसे ज़्यादा उसने मंच पाए मेरे लेखन में, यानी जो लिखती थी उसकी सबसे ज़्यादा क्या हुआ, लोग पढ़ा और सुना। जो शुरू से अब तक लिख से खिसका अपनी राय खुद तलाशता रहा, पर सब कुछ कर लेने पर भी मैं अपनी छोटी बहन रेणु के मुकाबिल नहीं पहुंच पाई। कौन, लेखिका अपने बारे में कह रही हैं। 1950 के अंतिम दौर में एक रात दिल्ली में एक साथ 9 इंच बारिश हो गई। दिल्ली की खासियत यह रही कि थोड़ा पानी बरसते ही वहाँ के नाले पर नाले में बाढ़ आ जाती है। कहाँ, दिल्ली। पुलों के नीचे पानी भर जाता है और तमाम यातायात ठप हो जाता है। इसी कयामती बारिश के बाद तो सरकारी दफ्तरों में पहले तल्ले में फाइलें पानी में तैर आई थी। अगली सुबह किसी तरह का कोई वाहन सड़क पर नहीं निकला। कहाँ, दिल्ली में, जब रात भर बारिश हुई थी और पूरा पानी पानी हो गया था, तब की घटना बता रही हैं। कौन, मृदुला गर्ग। जाहिर है कि रेणु ने स्कूल की बस भी उसे लेने नहीं गई होंगी। अब ये कह रही थी कि उस समय स्कूल की बस रेणु को लेने नहीं गई। रेणु ने कहा, कोई बात नहीं, मैं पैदल चली जाऊंगी। सबने समझाया, स्कूल बंद होगा, मत जाओ। उसने कहा, आपको कैसे पता। इस सवाल का माकूल यानी कोई सही जवाब किसी के पास नहीं था। हमारे यहाँ फ़ोन ज़रूर लगा हुआ था, स्कूल में भी रहा होगा, पर बारिश के चलते सब ठप पड़ा हुआ था। क्या, फ़ोन कनेक्शन सही नहीं था, सब क्या था, ठप हो गया था। रेणु अकेली पैदल स्कूल चल दी। गनीमत यह थी कि बारिश एक मुश्त बरस लेने के बाद थम गई थी। क्या, बारिश रुक गई थी उस समय। सड़कों पर पानी था और
बरस नहीं रहा था, पानी नहीं बरस रहा था लेकिन सड़कों पे पानी लगा हुआ था बहुत ज़्यादा, क्योंकि 9 इंच की बारिश हुई थी। तो रेणु 2 मील पैदल चलकर स्कूल पहुंची। जैसा हमने कहा था वह बंद था। क्या स्कूल बंद था? चौकीदार रेणु को देख दंग रह गया, हैरान रह गया। पर रेणु कोई मलाल नहीं था, उन्हें कोई अफसोस नहीं था। किसे? रेणु को। वह वापस 2 मील चलकर घर पहुंची। सबने कहा, हमने पहले ही कहा था। उसने कहा, स्कूल बंद था तो मैं वापस आ गई, इसमें आपका कहना कहाँ से आ गया? सोचती हूँ कैसे रोमांच का अनुभव हुआ होगा उसे उस दिन जगह जगह पानी से लबालब करते सुनसान शहर में निचाट अकेले अपनी धुन में मंजिल की तरफ चलते चले जाना। सच अकेलेपन का मज़ा ही कुछ और है। ये लेखिका किसके लिए कही है? अपनी बहन रेणु के लिए, जो अपने जिद की, जो अपनी बात की पक्की थी, जो कहती थी वो करती थी। इसीलिए वो कही है क्योंकि उस दिन इतनी बारिश हुई थी, 9 इंच की बारिश हुई थी। सबने मना किया था कि स्कूल बंद होगा, मत जाओ, लेकिन उन्होंने क्या किया? किसी की बात नहीं मानी और वो पैदल ही क्या गई? स्कूल गई और फिर पैदल ही क्या स्कूल से वापस आई। यानी वो बहुत ही हिम्मत वाली लड़की थी और इसीलिए वो अपनी बात की भी पूरी पक्की थी। इसी कारण लेखिका ने कहा है कि वो हमसे भी 2 कदम आगे थी। किसके बारे में? रेणु के बारे में। और उस दिन अकेले ही स्कूल गई, अकेले। फिर चौकीदार ने जब कहा कि स्कूल बंद है तो वापस ही आई। अकेले में चलते रहना, उस बारिश से, पानी से भरी हुई सड़कों पे उन्हें कैसा अनुभव हुआ होगा। इसी के कारण लेखिका ने यहाँ लिखा है कि सच अकेलेपन का मज़ा ही कुछ और है। बस ये कहानी अंत हो रहा है यहाँ। ये मृदुला गर्ग द्वारा लिखा गया संस्मरणात्मक यहाँ ख़त्म हो रहा है, जिसमें वो अपने संग की औरतों के बारे में चर्चा की है। अपने संग की औरतों में उन्होंने सबसे पहले अपनी नानी का, माँ का, दादी का, परदादी का और अपनी बहनों के बारे में यहाँ चर्चा की है। आई होप कि आप लोग इसे समझ लिए होंगे। दैट्स ऑल। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।